Hello guys, welcome to my YouTube channel Pubedum Classes for UGC NET in Public Administration. Today's topic is supervision, which is one of the most important and interesting topic in public administration as well as private administration. Basically, whoever is come from a private background उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो ये सब चीज़ें जो सुपरविजन चल रहा है, जो मैं चीज़ें आज कंटेंट कवर करूँगा वो एक्चुअली में फेस किया होगा। सो उसके लिए बहुत ही ईजी होगा और बेसिकली ये सब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो आप लोग जहाँ पे भी हो या तो नहीं भी हो तो इमेजिन करिए, को रिलेट कीजिएगा इस टॉपिक को अपने एक्चुअल चीज़ जो हो रहे हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सुपरविजन। सो आज का हमारा टॉपिक है सुपरविजन, विच इज कंपाउंड ऑफ टू वर्ड। सुपर प्लस विजन मीन्स ओवरसीइंग। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द वर्क्स ऑफ सबऑर्डिनेट बाय देयर सुपेरियर्स। देखिए, वेन एवर इन ऑर्गेनाइजेशंस subordinates supervise are assisting by their higher authority, their supervisor, it means the all process is supervision. So the mean of supervision is the overseeing or guiding, directing, controlling, assisting the subordinates work by the superior, then it comes to the supervision. देखिए, सुपरिटेंडेंस होगा, डायरेक्शन होगा, कंट्रोल होगा, गाइडेंस होगा, इंस्पेक्शन होगा एंड कोऑर्डिनेशन होगा। ऑल दीज थिंग कवर द सुपरविजन। अगर किसी सुपेरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट के वर्क में ये सब चीजें हो रहे हैं सुपेरियर के द्वारा, सुपेरियर मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर के द्वारा समझिए, सुपेरियर मतलब सुपरवाइजर, सीनियर जो हमारा होगा वो सुपरवाइजर होगा। बेसिकली वो एक्सपीरियंस होगा एंड उसके पास अथॉरिटी होगी। बेसिकली वो टॉप पोजीशन पे होगा आपसे, मतलब जो सबऑर्डिनेट होगा तो वो काम करेगा ये सब चीजें। सुपरिटेंडेंस का काम करेगा, डायरेक्शन का काम करेगा, कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा, इंस्पेक्शन करेगा एंड कोऑर्डिनेट करेगा किसके, सबऑर्डिनेट के टास्क को। देन उसका क्या मतलब होगा, सुपरविजन हुआ, मतलब सबऑर्डिनेट का काम का सुपरविजन हुआ सुपेरियर के द्वारा। और देखिए, जो हमारा एजुकेटिव एंड कंसल्टेटिव एस्पेक्ट आल्सो कम्स द पार्ट ऑफ सुपरविजन। देखिए, जो हम एजुकेट कर रहे हैं आपको, या कोई कंसल्टेंसी का काम करता है, कोई कंसल्टेट करता है किसी भी चीज को लेके, बेसिकली वो चाहे तो एजुकेशन कंसल्टेंसी हो, या तो जॉब कंसल्टेंसी हो, या तो बिजनेस कंसल्टेंसी हो, जो भी कुछ कर रहा है कोई अदर आपसे, आपके अलावा आपको, तो हमारा वो भी एक सुपरविजन का पार्ट होगा। एंड नाउ सी द डिफिनीशन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। फर्स्ट, हेनरी रीनिंग, फ्यूल नहीं है भाई, देखिए अलग है। सो सुपरविजन इज द डायरेक्शन accompanied by the authority of the work of other। यहाँ पे देखिए, बेसिकली डायरेक्शन accompanied by authority, अथॉरिटी के द्वारा उसको मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं और अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि वो काम ऐसे कर लो। नाउ सी बाय टेरी एंड फ्रैंकलिन, सुपरविजन मीन्स गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग इफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय मीन्स सबऑर्डिनेट के जो इफर्ट्स है उसको गाइड करना, डायरेक्ट करना, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, सुपरविजन होता है। नाउ सी द फेजेस ऑफ सुपरविजन, क्या क्या फेजेस होंगे सुपरविजन में, तो बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे हमारा सुपरविजन होगा, वो फेजेस है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू FM मार्क्स, द सुपरवाइजर्स जॉब इन्वॉल्व्स 3 फेजेस आर एस्पेक्ट। देखिए, जो सुपरवाइजर का जो काम होगा वो बेसिकली 3 एस्पेक्ट या फेजेस होंगे। उसमें बेसिकली देखते हैं क्या क्या है वो 3 एस्पेक्ट। देखिए, सब्सटेंटिव और टेक्निकल फेज होगा, दूसरा हमारा होगा इंस्टीट्यूशनल और ऑब्जेक्टिव फेज होगा, तीसरा क्या होगा, पर्सनल और ह्यूमन एस्पेक्ट होगा। देखिए, सब्सटेंटिव और टेक्निकल फेज में क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारा सुपरवाइजर को क्या मालूम होगा, उसको टेक्निक्स मालूम होगा, टेक्निक्स। सुपरवाइजर नो टेक्निक्स ऑफ वर्क, means that how the work should be done, how the work should be complete। तो बेसिकली जो सब्सटेंटिव और टेक्निकल फेज होगा उसमें सुपरवाइजर को टेक्निक्स मालूम होगा और वो जानेगा कि कैसे काम कंप्लीट किया जाए। तो बेसिकली क्या होगा, ये सब्सटेंटिव फेज होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल और ऑब्जेक्टिव फेज। बेसिकली देखिए, इंस्टीट्यूशनल और ऑब्जेक्टिव फेज में क्या होगा, इसमें जो मैनेजमेंट के द्वारा कुछ सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसीज
सेट किए गए होंगे उनको बेसिकली बताएगा। बेसिकली ये जो फेज है इंस्टीट्यूशनल और ऑब्जेक्टिव फेज, ये बेसिकली ये इसी से रिलेट करता है कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है अकॉर्डिंग टू विच द वर्क मस्ट बी डन। देखिए कोई भी काम करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स मतलब डिफाइन किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। तो बेसिकली इसमें जो हमारा सुपरवाइजर होगा यही रूल एंड रेगुलेशन बताएगा, ये डिफाइन करेगा। एंड थर्ड वन इज अ पर्सनल आर ह्यूमन। So this relates to the handling of workers, that is motivating the work group to perform its task within the framework of policies and procedures। देखिए बेसिकली ये जो थर्ड फेस है पर्सनल और ह्यूमन, इसमें क्या होगा बेसिकली ट्रेनिंग मोटिवेटिंग ये सब काम करेगा पर्सनल को, जो ग्रुप ऑफ पर्सनल होंगे इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ताकि काम अच्छे से हो सके। तो बेसिकली ये तीन फेज से मतलब है कि पहला जो फेज होगा उसमें सुपरवाइजर क्या करेगा, उसको टेक्निक्स होगा, जो काम होगा जो प्रोजेक्ट होगा उसकी टेक्निक्स मालूम होगा और वो काम कैसे कंप्लीट होगा उसका मेथड उसको मालूम होगा। सेकेंड फेज हमारा इंस्टीट्यूशनल और ऑब्जेक्टिव फेज। इंस्टीट्यूशनल फेज मतलब कि कुछ जो काम करने के लिए एक सेटअप रूल्स बनाए जाएंगे, बेसिकली उसको फॉलो करेगा। तो हमारा क्या होगा इंस्टीट्यूशनल और ऑब्जेक्टिव फेज ऑफ सुपरवाइजर्स। थर्ड वन इज अ पर्सनल और ह्यूमन फेज। पर्सनल और ह्यूमन फेज में क्या करेगा, जो हमारा सुपरवाइजर होगा हमारे जो सबॉर्डिनेट्स वगैरह होंगे, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा, मोटिवेट करेगा, सो दैट जो हमारा टास्क हो विद इन द टाइम एंड विद इन द फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाए। सो बेसिकली दीज आर द थ्री फेजेस बाई FM मार्क्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। हियर सी दैट JD मिलेट से दैट द सुपरविजन हैज टू प्राइमरी पर्पज। देखिए JD मिलेट ने बताया कि सुपरविजन के दो प्राइमरी पर्पज है, मतलब सुपरविजन क्यों होता है उसके दो प्राइमरी पर्पज बताए हैं JD मिलेट जी ने। पहला क्या, कोऑर्डिनेशन, और दूसरा क्या, अकॉम्प्लिश द टास्क। देखिए कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे यूनिट्स होंगे, फील्ड यूनिट्स होंगे या डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके सारे के बीच क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। और दूसरा क्या होगा, सुपरविजन इसलिए भी जरूरी है कि जो भी टास्क मिलेगा यूनिट्स को, फील्ड यूनिट को, उनको पूरा करना है, अकॉम्प्लिश करना है। तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं कोऑर्डिनेशन के लिए और टास्क कंप्लीशन के लिए। इन सब के लिए हमारा सुपरविजन जरूरी है। ये बेसिकली पर्पज है, प्राइमरी पर्पज सुपरविजन का बाय JD मिलेट। नाउ सी द फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। सो देखिए अकॉर्डिंग टू JD हाल से, देखिए JD हाल से स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है, सुपरविजन कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग 6 इंग्रेडिएंट। देखिए एलिमेंट अभी सुपरविजन के क्या क्या एलिमेंट है, तो बेसिकली यहाँ पे JD हाल से ने बताया कि 6 इंग्रेडिएंट है सुपरविजन के। लेट्स सी द क्या क्या वो इंग्रेडिएंट्स है। देखिए पहले जरूरी क्या है, सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर ईच जॉब। देखिए JD हासले ने बेसिकली इंग्रेडिएंट एलिमेंट बताया सुपरविजन का, तो उससे पहले उन्होंने बताया कि 6 इंग्रेडिएंट होंगे जिसमें सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर ईच जॉब। मतलब जैसे देखिए कोई भी अगर हमें मैनेजर है, हमारा सुपरवाइजर है, उसको कंप्यूटर क्लर्क के लिए कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेगा, बेसिकली वो कंप्यूटर से रिलेटेड जिसको आता है, नॉलेज है, जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री हो, बेसिकली उसको रिक्रूट करेगा। तो यही बेसिकली ये है कि सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर ईच जॉब एंड अराउजिंग इन ईच पर्सन आर टीचिंग। देखिए मतलब कि देखिए बेसिकली अराउजिंग मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना, एक्साइटेड करना। अराउजिंग इन ईच पर्सन मतलब मोटिवेटिंग और एक्साइटिंग द ईच एम्प्लॉई एंड टीचिंग आल्सो, उनको टीच करना मतलब ट्रेनिंग देना। एंड थर्ड वन इज मेजरिंग एंड रेटिंग द परफॉर्मेंस। देखिए मेजरिंग एंड रेटिंग द परफॉर्मेंस मीन्स दैट इवेल्युएटिंग द सबऑर्डिनेट टास्क, हाउ क्वालिफाइड योर सबऑर्डिनेट इज। मीन्स दैट आप देख लिया आपके अंदर सबऑर्डिनेट्स है, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो आप उनके ईच सबऑर्डिनेट्स के टास्क को इवेल्युएट कीजिए, कौन सा कितना, एक रेटिंग होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 रेटिंग है, तो उसमें से आप ईच एम्प्लॉय को दोगे कि कौन 3 रेटिंग है, 2 रेटिंग है, सब इवेल्यूटिंग द जॉब, इवेल्यूशन जॉब बेसिकली ए है, मेजरिंग एंड रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। फोर्थ वन इज एडमिनिस्टरिंग एंड करेक्शन। देखिए एडमिनिस्टरिंग एंड करेक्शन मीन्स मतलब देखिए बेसिकली एडमिनिस्टरिंग करेक्शन मीन्स मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय सूटेबल होगा जिस काम के लिए उसको वहाँ पे लगाना, और जो इनएफिशिएंट होगा उसको वहाँ से डिसमिस कर देना। बेसिकली देखिए एडमिनिस्टरिंग करेक्शन वेयर नेसेसरी एंड ट्रांसफरिंग एम्प्लॉय टू अ मोर सूटेबल वर्क आर डिसमिसिंग दोज फॉर हुम दिस प्रूव्स इनएफेक्टिव। एंड नेक्स्ट
प्रेजिंग एंड रिवार्डिंग, देखिए प्रेजिंग एंड रिवार्डिंग मतलब जो इम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसको प्रेज करना, रिवार्ड करना, बेसिकली ये सब भी काम हमारा सुपरवाइजर का है। एंड लास्ट वन इज सिंक्रोनाइजिंग ईच वर्क, मतलब जो देखिए कंपनीज में या तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में जो सारे काम हो रहे हैं उनको बेसिकली एक सिंक्रोनाइज करके रखना। ऐसा ना हो कि सब किस को हर एक का काम अपना अलग अलग है, कोई डायरेक्शन नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का वर्क है हमारा सुपरवाइजर का। नाउ सी द एच निसेन, बेसिकली ये भी स्कॉलर्स का नाम है एच निसेन, सो डोंट बी कंफ्यूज। एच निसेन लेज डाउन द 11 ड्यूटीज, देखिए फंक्शन है ड्यूटीज बात एक ही हुआ, 11 ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर्स जॉब। देखिए यहाँ पे एच निसेन जो हमारे स्कॉलर हैं वो हमें सुपरवाइजर के 11 बेसिकली 11 ड्यूटीज बताएं हमारा जो सुपरवाइजर करेगा। लेट्स सी वन बाय वन। देखिए जो पहला क्वालिटी है, पहला क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए अंडरस्टैंडिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन पोजीशन। देखिए सुपरवाइजर का सबसे पहला ड्यूटीज क्या होगा, फंक्शन होगा, पहले वो अपने क्वालिटीज को, अपने ड्यूटीज को, अपने जिस पोजीशन पे उस पोजीशन की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। पहला ड्यूटीज है हमारा सुपरवाइजर का। देन सेकेंड होगा प्लानिंग, प्लानिंग किसी भी टास्क को आप प्लानिंग करना होगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उस टास्क का प्लानिंग प्रॉपर करना चाहिए। ये ड्यूटीज है हमारे सुपरवाइजर का। बेसिकली सुपरवाइजर यहाँ से हमारा मैनेजर का रोल है। एंड थर्ड वन ये डिवाइडिंग द वर्क। देखिए डिवाइडिंग द वर्क मतलब जो कोई काम है उसको डिफरेंट डिफरेंट सबऑर्डिनेट है सब में डिवाइड करना इक्वली और उसको असिस्ट करना कैसे उसको कंप्लीट किया जाए। बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है डिवाइडिंग द वर्क मीन्स डिवाइडिंग द वर्क बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड असिस्टिंग देम टू अकम्प्लिश इट। And next is improve work methods. Now our supervisor's role is to improve the work methods and basically it involves the techniques of work to be done. What techniques should be applied to accomplish the particular job. That's why subordinates should complete the given task within prescribed timing. एंड देखिए क्या होगा, कोई भी अगर मेथड्स होगा उससे हमारे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं तो हमारे सुपरवाइजर का रोल है कि उस मेथड्स को भी इंप्रूव करे डे बाय डे। ऐसा नहीं कि वही मेथड आज है और वही मेथड 10 साल बाद भी हो, क्योंकि अब देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सुपरवाइजर को इनिशिएटिव करना चाहिए कि क्या मेथड्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये सब भी हमारा ड्यूटीज है सुपरवाइजर का। नेक्स्ट इंप्रूविंग हिज ओन नॉलेज। देखिए अब ये है इंप्रूविंग हिज ओन नॉलेज। अब देखिए हमारा सुपरवाइजर का भी तो दिन पे दिन क्या टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है, चीज़ें आ रहे हैं, जो डेली न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, न्यू रिक्वायरमेंट आ रहे हैं लोगों को, तो इसलिए हमारे सुपरवाइजर का भी एक ड्यूटी है कि वो अपने खुद के नॉलेज को भी डे बाई डे इंक्रीज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स अपने जो सबऑर्डिनेट है उसको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेंड करना, कैसे टास्क को करना है, मतलब उनको एक प्रकार से टीचिंग, मतलब अच्छे से उनको जानकारी देना। ये सब भी जॉब हमारा किसका है, सुपरवाइजर का। एंड नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग। इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट का जो टास्क कर रहा है उसको इवेल्यूएट करना, क्या वह सही कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको बेसिकली रेटिंग करना। नेक्स्ट करेक्टिंग मिस्टेक्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए हमारे अब जो काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो जो सबऑर्डिनेट के द्वारा कुछ मिस्टेक्स होते हैं उनको सही करना और जो भी प्रॉब्लम्स एराइज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब सारे ड्यूटीज हमारा किसका है, सुपरवाइजर का। नेक्स्ट इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो होते हैं, मैनेजमेंट क्या होते हैं, डे बाय डे कुछ न्यू पॉलिसीज आते हैं, कुछ न्यू गाइडेंस आते हैं, कुछ क्या होगा, देखिए हमारे जो रिसर्च होते रहते हैं, कोई भी टास्क को करने के लिए कुछ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए रहते हैं। इस सब की जानकारी सबऑर्डिनेट को हमारा सुपरवाइजर डे बाय डे जो भी न्यू टेक्निक्स पॉलिसीज आएंगे, प्रोसीजर आएंगे, उनको पास करना, इन्फॉर्म करना अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को। ये सब भी टास्क हमारा सुपरवाइजर का है। कोऑपरेटिंग विद अदर्स एंड सीकिंग दियर एडवाइस एंड असिस्टेंट। देखिए अब क्या होगा, हमारा जो सुपरवाइजर होगा वो कोऑपरेटिव नेचर का होगा और हमारे जो सबऑर्डिनेट होंगे, अदर डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनसे भी कुछ चीज़ के असिस्टेंस लेना, एडवाइस लेना और उसको इंपॉर्टेंस देना। बेसिकली ये सब भी हमारा क्या है, जॉब है सुपरवाइजर का। एंड लास्ट वन इज डीलिंग विथ सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। देखिए अब सुपरवाइजर का काम है तो वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे एम्प्लॉयज़ के बीच, तो उसका सुपरवाइजर का ये भी काम है कि उन कन्फ्लिक्ट्स कंप्लेन को सुनना और उसको सॉल्व करना, और हमारे जो सबऑर्डिनेट होंगे कुछ सजेशन देंगे उसको भी इंपॉर्टेंस देना। तो ये सब बेसिकली 11 फंक्शन थे, ड्यूटीज़ थे बाई एच निसेन के द्वारा। सो बेसिकली इसको रिमेंबर करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि
एच निशन के द्वारा क्या क्या ड्यूटीज हैं सुपरवाइजर के, तो बेसिकली 4 दे देगा, 3 दे देगा, एक अदर कुछ दे देगा, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो बेसिकली आप ये सब चीज़ें अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर करे रहेंगे, तो आपको आंसर देख के समझ में आ जाएगा क्या क्या ड्यूटीज हैं सुपरवाइजर के। नाउ सी द टाइप्स ऑफ सुपरविजन। अब देखिए सुपरविजन के क्या क्या टाइप्स हैं, अब बेसिकली उसको देखेंगे, और बहुत ही ईजी है, आपको जस्ट आप ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइप्स क्या है, सिंगल एंड प्लूरल सुपरविजन। प्लूरल सिंगल, यहाँ से देखिए जैसे आप खुद ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि सिंगल सुपरविजन क्या है एंड प्लूरल सुपरविजन क्या है। देखिए जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मेंबर को अगर सुपरवाइजर है तो क्या होगा, हमारा सिंगल सुपरविजन होगा। देखिए व्हेन अ मेंबर ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज बाय अ सिंगल सुपरवाइजर, देन इट इज नोन एज ए सिंगल सुपरविजन। देखिए बेसिकली ये क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेट कर रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, वन बॉस वन ऑर्डर, तो यहाँ पे वही होगा ना, हमारा सबऑर्डिनेट किसी एक सुपरवाइजर का काम सुन रहा है, एक सुपरवाइजर के द्वारा सुपरवाइज हो रहा है, तो किससे लिंक है, यूनिटी ऑफ कमांड से। बेसिकली ये सब पूछ सकता है कभी कभी, अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाएगा, टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो ऐसे लिंक करके पूछेगा। सिंगल सुपरविजन किससे लिंक है, यूनिटी ऑफ कमांड से। वाई हियर सबऑर्डिनेट सुपरवाइज बाई सिंगल सुपरवाइजर, देन इट कम्स टू द यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट वन है प्लूरल। प्लूरल मीन्स मल्टीपल सुपरविजन, मल्टीपल होगा, इसको मल्टीपल भी बोलते हैं, मल्टीपल सुपरविजन। So don't be confused here, a member of an organization supervised by multiple supervisor, then it comes to the plural supervision। और देखिए प्लूरल सुपरविजन किससे लिंक है, फंक्शनल फोरमैनशिप से। अभी क्लासिकल थिंकर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम FW टेलर का एक प्रिंसिपल है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें एक जो होगा एक सबऑर्डिनेट बेसिकली एट सुपरवाइजर से वो क्या होगा, सुपरवाइज होगा बेसिकली। तो इसमें क्या हुआ, मल्टीपल सुपरवाइजर इन्वॉल्व हुए किसी काम को सुपरवाइज करने के लिए सबऑर्डिनेट को, तो इट कम्स टू द प्लूरल सुपरविजन। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ देगा फंक्शनल फोरमैनशिप किस टाइप का सुपरविजन है, तो प्लूरल सुपरविजन। ये सब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही अगर एग्जाम थोड़ा कंसेप्चुअल बनेगा तो यही सब बेसिकली ऐसे ही पूछेगा। नहीं तो फैक्ट्स अगर आ जाएगा सिंगल सुपरविजन में क्या होगा, सिंगल सुपरवाइजर होगा, ऐसे बेसिकली पूछेगा। अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाएगा तो बेसिकली इसको रिलेट कर देगा अदर प्रिंसिपल से। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन एंड फंक्शनल सुपरविजन। देखिए इसका बेसिकली बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम देंगे। अगर आप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ इक्विपमेंट है, कुछ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, कोई भी मशीन अगर यूज हो रहा है, तो उस मशीन को देखिए बेसिकली क्या करेगा, हमारा ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, और वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक सुपरवाइजर होगा। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सुपरवाइजर होंगे वो एक्चुअल लाइन ऑफ कमांड में जो सुपरविजन चला, एक्चुअल लाइन ऑफ कमांड मतलब जहां पे वर्क हो रहा है, ऑपरेशनल वर्क हो रहे हैं, तो उसमें जो सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा तो उसको बोलते हैं लाइन सुपरविजन। डायरेक्ट एंड कमांडिंग इन नेचर, इसका क्या होता है, डायरेक्ट एंड कमांडिंग नेचर मीन्स तो मतलब कि जो ऑपरेशनल चीजें चल रही है लाइन में, वहां पे जो सुपरविजन चल रहा है उसको बोलेंगे लाइन सुपरविजन। और फंक्शनल सुपरविजन क्या होगा, देखिए बेसिकली ये असिस्टिंग इन नेचर होता है, बाई ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड के द्वारा, एडवाइजरी इन नेचर होगा। जो देखिए इसमें क्या होगा, कुछ स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ स्पेशलिस्ट लोग होंगे, जब क्या होगा इनसे सुपरवाइज से थोड़ा सा काम हटके होगा, कुछ टेक्निकल नेचर का होगा, स्पेशलाइज्ड नेचर का होगा, तो वहां पे फंक्शनल सुपरविजन होगा। एंड थर्ड वन इज अ सब्सटेंटिव एंड टेक्निकल। सब्सटेंटिव एंड टेक्निकल को देखिए इसमें मिलेट जी ने बताया है, बाई मिलेट। क्या सब्सटेंटिव सुपरविजन क्या है एंड टेक्निकल सुपरविजन क्या है। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो एक्चुअल वर्क डन बाय द एजेंसी, जो मतलब देखिए जो बेसिकली लाइन ऑफ सुपरविजन से थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता है, सिमिलर है, यहाँ पे भी वही होगा। सब्सटेंटिव सुपरविजन जो एक्चुअल काम चल रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए जो सुपरविजन चलता है उसको सब्सटेंटिव बोलते हैं। वेयर एज मेथड्स बाई विच द वर्क इज डन, जो टेक्निक्स होते हैं कुछ, देखिए अब तो जो काम किया जा रहा है उसको सुपरवाइज किया रहा है वो हो गया सब्सटेंटिव सुपरविजन। बस कुछ ऐसे टेक्निक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, जिसके द्वारा वो टास्क को पूरा करना होता है, तो ये भी तो एक प्रकार का सुपरविजन हुआ, टेक्निकल सुपरविजन हुआ। मतलब कुछ टेक्निकल रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो उसको क्या बोले हम, टेक्निकल सुपरविजन बोले। नाउ सी द टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। अब देखिए अब टाइप्स हो गया, फेजेस हो गए, अब देखिए टेक्निक्स क्या क्या टेक्निक्स है कि सुपरविजन हमारा एकम्प्लिश होगा, इफेक्टिव होगा। तो अब बेसिकली हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हियर जेडी मिलेट सजेस्टेड 6 टेक्निक्स।
देखिए, अब पहला क्या है, पहला हम जेडी मिलेट के द्वारा देखते हैं। जो जेडी मिलेट ने बेसिकली 6 टेक्निक्स दिए हैं। 6 टेक्निक्स किसके? सुपरविजन के। सो पहला क्या है, देखिए अभी टेक्निक्स में देखिए पहला टेक्निक्स का है प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। देखिए अब इसका बेसिकली देखिए प्रायर अप्रूवल, जैसे देखिए कोई भी हमारा फील्ड यूनिट है, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, विद इन द मतलब फ्रेमवर्क द्वारा, अगर कोई उसके अदर देन कोई अगर प्रोजेक्ट पास कर रहा है हमारा फील्ड यूनिट, तो उसको क्या होगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल किससे? हेडक्वार्टर से। तो हेडक्वार्टर अगर देखिए उसको अप्रूव करेगा तो बेसिकली ऐसे तो नहीं होगा आंख मूंद को उसके अप्रूव कर दे। तो हेडक्वार्टर लेवल पे जो लोग होंगे, इम्प्लॉय सुपरवाइजर होंगे, टॉप मैनेजर होंगे, उस प्रोजेक्ट को बारीकी से समझेंगे, जांचेंगे उसमें क्या टेक्निक्स है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसका क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें बेसिकली वो देखेंगे। उसके बाद वो उस चीज़ को अप्रूव करेंगे। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक टेक्निक्स हुआ, सुपरविजन का भी टेक्निक्स हुआ ये। तो हमारा फर्स्ट टेक्निक था सुपरविजन का बाय जेडी मिलिट, प्रायर अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। सेकेंड इज प्रोमुलगेशन ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स। देखिए सर्विस स्टैंडर्ड्स मतलब कुछ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो उसको बार बार प्रोमुलगेट करना, देखना, जांचना। तो बेसिकली ये भी हमारा क्या हुआ, इंस्पेक्शन सुपरविजन हुआ। बेसिकली देखिए एक एसओपीज बोलते हैं, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो बेसिकली हमारा जो सुपरवाइजर होगा ये प्रिस्क्राइब करेगा अपने सबॉर्डिनेट को या फील्ड यूनिट को करने के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड हुआ किसी भी काम को करने का। तो बेसिकली ये भी हमारा एक सुपरविजन का टेक्निक हुआ। थर्ड वन इज बजटरी लिमिट्स अपॉन द ऑपरेशंस। देखिए बजटरी लिमिट, कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को बजटरी लिमिट दे दे रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसमें हमारा क्या करेगा, जो हमारा ऑपरेटिंग यूनिट होगा वो उसी लिमिट के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसका भी एक क्या हुआ, एक ये भी एक सुपरविजन का टेक्निक्स हुआ, सो दैट आवर सबॉर्डिनेट जो इम्प्लॉय होते हैं, सबॉर्डिनेट वर्कर होंगे, या तो जो हमारा फील्ड यूनिट होगा, क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करेगा, मतलब एक अच्छे से काम करेगा, एक लिमिट सेट जो रहा होगा उसी के विद इन वो काम पूरा करेगा। तो हमारा ये भी एक बजटरी लिमिट सेट करने से क्या हुआ, एक टेक्निक, सुपरविजन का एक टेक्निक हुआ। फोर्थ इज अप्रूवल ऑफ सबॉर्डिनेट पर्सनल। देखिए अप्रूवल ऑफ सबॉर्डिनेट पर्सनल का मतलब होगा, देखिए जो हमारे हायर अथॉरिटी प्रीवियस कोई सबॉर्डिनेट को अपॉइंटमेंट किया होगा काम के लिए, तो बेसिकली उनको फिर किसी और काम के लिए, मतलब उनको पहले से पता है मैंने इनको अपॉइंटमेंट किया था, तो उनको जानकारी अच्छे से होंगी। तो फिर जो न्यू प्रोजेक्ट आएगा, कुछ आएगा, तो उसके लिए हमारा क्या करेगा, अप्रूव करेगा उन सबॉर्डिनेट को। नेक्स्ट रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन वर्क प्रोग्रेस। रिपोर्टिंग मतलब देखिए जो भी काम हमारा फील्ड यूनिट के द्वारा होगा उसका पीरियडिकली प्रोग्रेस का जो रिपोर्ट लेना होगा, तो हमारा सुपरवाइजर रिपोर्ट लेगा। तो इससे भी एक क्या होगा, सुपरविजन होगा, ताकि हमारा फील्ड यूनिट अच्छे से काम कर सके टाइमली। लास्ट वन है इंस्पेक्शन ऑफ रिजल्ट। देखिए ये इंस्पेक्शन ऑफ रिजल्ट, देखिए बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्निक्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन ऑफ रिजल्ट, inspection is one of the oldest technique of supervision and thus has been an integral part of public administration. It serves the following purpose। देखिए बहुत से पर्पस के होता है। बेसिकली इंस्पेक्शन किस लिए किया जाता है, देखिए हमारा एक्वायर द नॉलेज, जो हमारा वहाँ पे चल रहा है टास्क, उसके नॉलेज के लिए, और जो हमारे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो क्या सही हैं क्या गलत हैं, और कुछ न्यू टेक्निक्स लाने के लिए, इस सब के लिए इंस्पेक्शन बहुत ही जरूरी है। देखिए हमारा क्या होगा कि जो मैनेजमेंट का पर्पज है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है। देखिए अगर हम इंस्पेक्शन करेंगे तो वहाँ पे क्या कैसा काम हुआ, किसका क्या आउटपुट रहा, तो क्या होगा, एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके लिए भी हमारा इंस्पेक्शन ऑफ रिजल्ट बहुत ही ज़रूरी है। एंड आल्सो मतलब कि अब इंस्पेक्शन करेंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस हो रहा है सबॉर्डिनेट को, जो टेक्नीशियन होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, उनके द्वारा। तो इससे क्या होगा, एक एक्चुअल प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसका भी जानकारी मिलेगा। देखिए हमारा इंस्पेक्शन क्या होगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज भी देगा। इंस्पेक्शन क्या देगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज देगा, जो काम चल रहा है उसका, किसको, मैनेजमेंट को। तो इसलिए इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए इस पॉइंट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज भी देगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज। ये पॉइंट आ सकता है, फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट यूनिट। और देखिए
बेसिकली एक पॉइंट और है, मैंने पहले से ही लिख रखा है, उसको देख लीजिएगा। जो हमारा इंस्पेक्शन किस लिए होता है, इंस्पेक्शन यूजुअली यूज्ड फॉर फैक्ट फाइंडिंग। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग रेदर देन फॉल्ट फाइंडिंग। देखिए, अब दो वर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा, इंस्पेक्शन होगा और एक इन्वेस्टिगेशन होगा। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, सो आप इस दो वर्ड के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। एक हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेशन। देखिए, हमारा इंस्पेक्शन क्या है, एक प्रकार से एक वहाँ पे हमें सुपरवाइजर का रोल है, उसको मतलब कि एक फर्स्ट हैंड नॉलेज देता है। इसमें क्या होगा, फैक्ट फाइंडिंग होगा कि कैसे प्रॉब्लम हमारे सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या ओल्ड टेक्निक्स हैं, एक्चुअल जो चीज़ें वहाँ पे फेस करने के लिए बेसिकली असिस्टिंग इन नेचर होता है। एंड फैक्ट फाइंडिंग इसलिए इसको बोला गया। और वहीं पे इन्वेस्टिगेशन क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग। इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है, जैसे कोई भी इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका क्या रीजन रहा, किस लिए हुआ, कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन हमारा क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग, वेयर एज इंस्पेक्शन इज अ फैक्ट फाइंडिंग। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू वर्ड्स। नाउ सी द क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ सुपरवाइजर। किसका क्वालिटी, सुपरवाइजर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट जून 2025 में आया था एक क्वेश्चन। और बेसिकली इसमें ध्यान दीजिएगा, स्कॉलर के द्वारा क्या क्या क्वालिटीज दिए गए हैं सुपरवाइजर को, और किस स्कॉलर के द्वारा ऐसे बेसिकली पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू जेएमपी फिनर ए गुड सुपरवाइजर शुड हैव द फॉलोइंग 8 क्वालिटीज। देखिए यहाँ पे 8 क्वालिटी दिया, तो इसमें पूछ लेगा कौन कौन से 8 क्वालिटीज थे, तो उसमें या बेसिकली 1 2 दे देगा और 3 अदर दे देगा। तो कौन से थे क्वालिटीज जेएमपी फिनर के द्वारा, ऐसे पूछेगा बेसिकली। तो देखिए, अब ऐसे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या क्या हम याद करें, बट पूछता है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोग को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसको याद कीजिएगा कि किस स्कॉलर के द्वारा क्या क्वालिटीज दिए गए हैं सुपरवाइजर को। सो देखिए, पहला क्वालिटीज है सुपरवाइजर का जेएमपी फिनियर के द्वारा, कमांड ऑफ द जॉब कंटेंट। देखिए, जॉब कंटेंट मतलब जो टास्क है, जो प्रोजेक्ट है, उसके कंटेंट में क्या होगा, सुपरवाइजर का कमांड होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से जानकारी होगा उसका। ये एक क्वालिटीज है सुपरवाइजर का। एंड सेकेंड वन, ये पर्सनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज मीन्स दैट, देखिए पर्सनल क्वालिटी में क्या होगा, जो हमारा इंटेग्रिटी वगैरह आता है, इंटेग्रिटी, टीम स्पिरिट, ये सब चीज़ें जो होंगे, ये इनबिल्ट क्वालिटी, मतलब ये सब पर्सनल क्वालिटी सुपरवाइजर का होना चाहिए। इंटेग्रिटी हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, स्पिरिट डिकॉप्स हो गया, इवननेस ऑफ टेम्पर हो गया, हॉनेस्टी हो गया, एंड एबिलिटी टू अट्रैक्ट हो गया, मोटिवेट इन थर्स्ट एंड यूनाइट अदर्स हो गया। ये सब बेसिकली क्या है, पर्सनल क्वालिटीज हैं, ये सब होने चाहिए सुपरवाइजर को। एंड थर्ड वन, ये टीचिंग एबिलिटी। टीचिंग एबिलिटी मतलब उसको ट्रेन करने का, उसको ट्रेंड कैसे किए जाते हैं सबॉर्डिनेट, ये सब की क्वालिटीज होनी चाहिए। टीचिंग इसलिए इसको बोला टीचिंग क्वालिटीज। बेसिकली क्या होता है, बहुत लोग काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको सब कुछ नॉलेज भी अच्छा होता है, बट अगर किसी को वही चीज़ गाइड करने के लिए बता दिया जाए कैसे गाइड करना है, तो उसमें क्या होंगे, बेसिकली फेल हो जाते हैं, नहीं कर बता पाते अच्छे से। तो बेसिकली अच्छे से गाइड करना, बताना, ये भी एक क्या है, सुपरवाइजर का क्वालिटीज है, जिसको यहाँ टीचिंग क्वालिटीज बोला गया बाई जेडी मिलेट के द्वारा, तो सॉरी, जेएमपी फिनर के द्वारा। एंड द फोर्थ वन इज अ जनरल आउटलुक। जनरल आउटलुक से बेसिकली आप क्या समझते हैं, कि जनरल आउट से उसका मतलब एक लुकिंग, ये सब स्मार्टनेस से नहीं कंसर्न है। बेसिकली इससे मतलब है कि वो इसके एक ऐसे इंथुसियाजम होना चाहिए, एक ऐसा आउटलुक होना चाहिए, जॉब आउटलुक, कि उसको देख के, उसके एफिशिएंसी को देख के, उसके स्किल को देख के अदर एम्प्लॉय क्या हो, अट्रैक्ट हो और मोटिवेट हो कि वो भी अच्छे से काम करे, वो भी एक एफिशिएंसी दे। इस आउटलुक को बताया गया है। एंड नेक्स्ट इज करेज एंड फोर्टिट्यूड। करेज एंड फोर्टिट्यूड का मतलब है एबिलिटी टू टेक डिसीजन, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट डिसिसिवली। देखिए, जो करेज एंड फोर्टिट्यूड का मतलब है कि उसमें डिसीजन लेने की एबिलिटी हो और कोई भी टास्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का करेज हो, ये बताया गया बेसिकली करेज एंड फोर्टिट्यूड का मतलब। नेक्स्ट इज एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन। देखिए, एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वाइस, हैविंग सोशल दिस अप्रोशन लाइक गैम्बलिंग, ब्राउल, फाइनेंशियल एम्बेरसमेंट एंड सो ऑन। देखिए, एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन का मतलब है कि वो इस सब ब्राइब वगैरह से जो चीजें हैं ना, उस सबसे फ्रीडम हो, फ्री हो। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी का बेसिकली जो मतलब है पोस्टकॉप वाला, पोस्टकॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब जो टेक्निक्स हो उसको बेसिक मालूम होना चाहिए।
एंड लास्ट वन जो क्यूरियसिटी एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। देखिए हमारे जो सुपरवाइजर का एक क्वालिटी बताया गया कि वो बहुत ही क्यूरियस होना चाहिए और किसी भी काम को करने के लिए उसको एक क्यूरियसिटी होनी चाहिए अंदर से, और उसको क्या होना, एक मेंटल मेंटल अलर्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि तभी तो वो किसी काम को क्या करेगा, उसके बारे में डीप से जानेगा और अच्छे से ट्राई करेगा करने के लिए। अब देखिए जेडी हालसे के द्वारा क्या क्या दिया गया क्वालिटीज सुपरवाइजर का, वो देखते हैं। सो जेडी हालसे ने देखे फॉलोइंग सिक्स क्वालिटीज गिवन बाय द जेडी हालसे। वो देखते हैं सिक्स क्वालिटी क्या क्या है। पहला है थ्रूनेस मतलब होता है कि एबिलिटी टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द इशू। देखिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें क्या इशू है, उसके रेलिवेंट सारे इशूज को कलेक्ट करना, ये सब क्या है, हमारे सुपरवाइजर के क्वालिटी है बेसिकली। इसीलिए बोला कि कभी कभी देखा होगा आपने, बोलते हैं गो थ्रू, मतलब उसके बारे में अच्छे से जानकारी करना। तो बेसिकली क्वालिटीज हमारे सुपरवाइजर का कि थ्रूनेस होना चाहिए। और सेकेंड वन इज फेयरनेस ए सेंस ऑफ जस्टिस, कंसिडरेशन एंड ट्रथफुलनेस टुवर्ड द वर्कर। देखिए फेयरनेस होना चाहिए, सभी इम्प्लॉय होते हैं बहुत सारे, उनके बीच क्या होगा, आपको फेयरनेस होना चाहिए। कोई भी अगर काम डिवाइड कर रहे हैं या उनका फेवर कर रहे हैं, बायसनेस है, सब चीज़ें से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फेयरनेस इसीलिए बोला। थर्ड वन इज इनिशिएटिव होना चाहिए। अब देखिए सुपरवाइजर का काम है इनोवेशन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के लिए, तो बेसिकली रोल मॉडल बनना चाहिए। रोल मॉडल कैसे होगा, जब वो इस सब चीज़ों को इनिशिएट करेगा, इनिशिएटर बनेगा, तभी तो रोल मॉडल बनेगा। तो ये सब क्वालिटीज है इनिशिएटिव हमारे किसके, सुपरवाइजर के। एंड फोर्थ वन इज टैक्ट मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू विन द लॉयल्टी एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स। तब जाके बोला जाएगा हमारा सुपरवाइजर क्या है, टैक्टनेस। क्या होगा, उसके अंदर एक किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, जीतने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, और अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उनके सपोर्ट पाने की क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। देन सुपरवाइजर इज टैक्टफुल। एंड फिफ्थ वन इज इथुसियाजम। देखिए इथुसियाजम होना चाहिए कि बेसिकली इंटरेस्ट, नॉलेज एंड अचीवमेंट, ये सब क्या है, उसके इथुसियाजम है हमारे सुपरवाइजर का। एंड लास्ट वन इज इमोशनल कंट्रोल। और हमारा सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि भावनाओं में वो बह जाए। एबिलिटी टू चैनल इमोशन इन दियर राइट डायरेक्शन, जो उसके इमोशन है उसको क्या करे, एक राइट डायरेक्शन में ले जाने की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सब क्वालिटीज हैं बाय डिफरेंट स्कॉलर के द्वारा सुपरवाइजर के। तो आई होप ये टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी हुई होगी। तो इसके बाद एक और हमारा टॉपिक बचेगा जो लाइन एंड इंस्टा पे है, तो उसके बाद हम एमसीक्यू सेशन लाएंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।